हाय गाइस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट जो है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 जो है ये हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आता है। इसमें यूनिट 1 में जो पहली टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इसको शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब देखते हैं आखिर सॉल्युबिलिटी क्या होता है। अगर किसी नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं एट सर्टेन टेम्परेचर, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब इसका डिफिनेशन क्या बनता है? द solubility can be defined as the maximum amount of solute can be dissolved in known quantity of solvent at a certain temperature। यानी कि इसमें क्या डिफिनेशन बना कि किसी सॉल्वेंट में जो कि हमें नोन है कि ये 10 ml है और 20 ml है, उसमें द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अब बात हम करते हैं कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पहचान कैसे करेंगे। अगर आप ये अजम्पशन करके बैठे हैं कि जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो सॉलिड उसमें डिजॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट होगा, तो आपका एजम्पशन गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप फ्लोर और वाटर को मिक्स करके चपाती बनाते हैं। उस कंडीशन में जो फ्लोर हुआ है उसका क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आपका एजम्पशन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। यहाँ सॉल्वेंट जो है वो हमारा फ्लोर है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए हम कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचान करने के लिए ये कंडीशन को याद रखेंगे। सॉल्यूट इज लेस क्वांटिटी while solvent is more quantity। यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा लेस क्वांटिटी में होगा। इस तरीके से हम पता लगा सकेंगे कि हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जैसे कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उनके बारे में अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखने के बाद हमें पता चला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। वही जो सॉल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होगा और वही सॉल्वेंट जो होगा वो मोर अमाउंट में होगा। तो अब हम बात देखते हैं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अगर किसी सॉल्वेंट में कोई भी स्पेस ना बचे
कि वो उसमें और सॉल्यूट को ऐड कर सके, दे हैव नो स्पेस टू ऐड मोर सॉल्यूट in a solvent. This condition is known as saturated solution. तो इसका डिफिनेशन क्या बनता है? The saturated solution is one in which the solute in a solution is an equilibrium। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बात पता चल रही है कि जो सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट जो है वो बैलेंस अमाउंट में है। अब बिल्कुल हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम इसमें और सॉल्यूट को ऐड कर सकें। ये कंडीशन हमारा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। यानी कि सीधा साधा इसका और एक डिफिनेशन देखें तो ये हमें क्या बात बता रहा है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इन normal condition, it's mean at normal temperature। ये एक और हमारा डिफिनेशन बना सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सो आई होप यू गाइस यू विल अंडरस्टूड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं आखिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जब सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो बहुत ही लेस अमाउंट में हो। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन लेस अमाउंट। यहाँ पे जो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन है इनके बीच बहुत ही स्पेस मौजूद होता है। इस कंडीशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी इसका सीधा साधा डिफिनेशन देखें तो ये डिफिनेशन इसमें ये बनता है, इट इज द कंडीशन व्हेन वी इजीली एडेड मोर सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। यानी कि वह कंडीशन जब हम बहुत ही आसानी से सॉल्यूट को ऐड कर सके सॉल्वेंट में, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, इट इज बिलो द नेसेसरी फॉर कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का यहाँ पे वो बहुत ही कम है, जबकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखे हैं वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक बराबर थे, इसलिए हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और या इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं आखिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आखिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? मान लीजिए कोई सॉल्यूशन पहले से ही सैचुरेटेड कंडीशन में है, मतलब कि इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें और सॉल्यूट को ऐड कर सके। हम क्या करते हैं, इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा ये एक्सपांड होके अपने अंदर स्पेस क्रिएट कर देते हैं। अब स्पेस क्रिएट हो जाने के बाद हम इसमें इतना सॉल्यूट ऐड करते हैं कि इसमें अब बिल्कुल सॉल्यूट को ऐड करने का
जगह ना बचे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब आफ्टर हीट नो स्पेस प्रेजेंट, मतलब हीट देने के बाद उसमें जो स्पेस बना भी, अब वो स्पेस भी ना मौजूद रहे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसका डिफिनेशन क्या बना, इट इज द कंडीशन व्हेन वी कैन नॉट dissolve extra solute in solvent after heat or by applying temperature। यानी हीट और टेम्परेचर देने के बावजूद भी अब इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है कि हम इसमें और सॉल्यूट को ऐड कर सके। तो अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। अभी तक जो बात हुई है ये हमारी सॉल्युबिलिटी की बात हुई है, जो कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए। तो अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं, विच इज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। तो अब हम देखते हैं आखिर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन क्या होता है। फॉर डिसॉल्विंग एनी सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट, different number of solvent particles are required to dissolve one part of solute, and on the basis of ratio solubility can be expressed as following table। तो सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन का डिफिनेशन हमें क्या बता रहा है। ये बता रहा है किसी वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की नीड होगी, यानी कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट नीड होंगे इसको डिसॉल्व करने के लिए। जैसे कि तब हम इसका डिफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि पार्ट ऑफ सॉल्वेंट required for one part of solute, यानी कि एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट की जरूरत होगी कि ये डिसॉल्व हो जाए। तो अब हम एक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आखिर सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में कौन कौन सी कंडीशन आती है और उन कंडीशन के लिए कितने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में डिफरेंट कंडीशन में कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट होगा वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। जैसे कि पहला है, इन वेरी सॉल्युबल कंडीशन में हमारा जो सॉल्वेंट के पार्ट होंगे वो लेस देन वन पार्ट होंगे। इट्स मीन यहाँ पे वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट होगा वो लेस देन वन पार्ट होगा। सॉल्यूट हियर इज वन पार्ट व्हाइल सॉल्वेंट इज लेस देन वन पार्ट। अब बात करते हैं फ्रीली सॉल्युबल कंडीशन में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कम से कम 1 से 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की नीड होगी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे फ्रीली सॉल्युबल कंडीशन। बात करें सॉल्युबल कंडीशन की तो यहाँ पे 10 to 30 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की नीड होगी वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। ऐसे ही ये सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्वेंट का
नीड होगा 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए। ये वैल्यू कुछ इसके अकॉर्डिंग ट्रेवल हुई है 1 to 10, 10 to 30, 100 to एक जीरो बढ़ गया है यहाँ पे, वही 1000 to 10,000, 10,000 से भी ज़्यादा जब कंजेशन होगी, मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की नीड होगी 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट के लिए, तो वो हमारा कंडीशन होता है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल कंडीशन। सो आई होप यू गाइस यू विल अंडरस्टूड द सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सो आज के लिए इतना ही गाइस।